पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू बतानी है। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है इसका पहला अवयव जो है वो है cos 80 डिग्री। इसका जो सेकंड वाला है वो इस प्रकार से कि sin 80, ये दे दिए साइन और कोस दोनों 80 डिग्री। यहाँ लिखा है कोस 10 डिग्री और यहाँ लिखेंगे साइन 10 डिग्री। ये हमारे पास इस प्रकार का कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है। जैसे ही टू ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू निकाली जाती है तो क्या करते हैं, इनको इस प्रकार से गुणा किया जाता है। तो यहाँ गुणा करते हैं, देखिएगा कोस 80, यहाँ लिखा हुआ है कोस 80, इसको इंटू करना है साइन 10 से, ये साइन 10 डिग्री। अब इसमें से घटाना पड़ेगा, इनको गुणा करेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है कोस 10 साइन 80, यह पहले कोई सा भी लिखो चाहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं लिख दूँ चाहे साइन 80 इंटू कोस 10। यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ एक चीज़ है, मैंने इन दोनों को गुणा किया, यहाँ लिखा इसमें से घटाना है, ये माइनस का इसलिए है, ये माइनस और वो माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे प्लस। तो यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, एक आइडेंटिटी लग रही है इस प्रकार से कि कोस ए गुणा साइन बी प्लस साइन ए इंटू कोस बी। ये देखिए ए की जगह 80 है, बी की जगह 10 है, कोस ए साइन बी साइन ए कोस बी। इस प्रकार की जब आइडेंटिटी हो तो ये दोस्तों जो साइन ए प्लस बी है ये उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन ए प्लस बी, इसके राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए साइन ए प्लस बी। तो ये हमारे पास ये आइडेंटिटी जो है वो इस क्वेश्चन में काम में लेनी है। तो यहाँ देखिए मुझे लिखना है साइन, ये मैंने लिख दिया साइन, ब्रैकेट में आएगा मेरे पास ए प्लस बी। ए और बी दोनों की वैल्यू जो है दोस्तों ये रही मेरे पास, ए की वैल्यू तो 80, ए की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री और बी की वैल्यू मेरे पास 10। तो यह 80 प्लस 10 ये हो जाएगा 90। तो साइन 90 की वैल्यू होती है फ्रेंड 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है दोस्तों। ये आपको किस प्रकार के सारे आंसर लगते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है हमें एक डिटर्मिनेंट दी गई है। क्या दी गई है, एक डिटर्मिनेंट। उस दी गई डिटर्मिनेंट में पहले मैं डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ, कौन से पर्सन की है, दूसरे पर्सन की। डिटर्मिनेंट इस प्रकार से दी हुई है कि ये 5, ये 23 -1। हमें क्या पूछा है, इसके जो प्रथम स्तंभ है यानी ये वाला प्रथम स्तंभ के सहखंड बताने हैं। यहां मैं लिख देता हूं प्रथम स्तंभ के सहखंड, प्रथम स्तंभ यानी जो फर्स्ट कॉलम है उसके सहखंड बताने हैं। अब सहखंड किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो देखिएगा। मैं यहां लिखता हूं, पहले तुम इस ए जो 5 लिखा हुआ है इस 5 की बात करता हूं। इस 5 के लिए सहखंड क्या होगा। अब देखिए इसको मैं कुछ नाम दे सकता हूँ, ये कोई एक डिटर्मिनेंट है जैसे ए मान लेता हूँ, तो इसका पहला अवयव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये इसकी बात हो रही है, तब तो आता है उस प्रकार से। और जो सहखंड होते हैं उनको मैं दर्शा देता हूँ एफ से, F11। और सहखंड के जो दोस्तों चिन्ह होते हैं वो निर्धारित किए हुए वो इस प्रकार से होते हैं। जो टू ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है उसके लिए चिन्ह इस प्रकार होते हैं, ये दोनों तो होते हैं प्लस के और ये दोनों होते हैं माइनस के। इसी प्रकार हमने पीछे वाले वीडियो में ये भी देख रखा है, जो 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट हो उनके चिन्ह किस प्रकार से देखे जाते हैं। उनके जैसे दोनों के दोनों विकर्ण तो पॉजिटिव होते हैं, उनके अलावा चारों के चारों नेगेटिव होते हैं। हम देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसके बराबर आना चाहिए ये वाला, इसके बराबर क्या आएगा ये वाला। तो इसकी वैल्यू कितनी है, अब ये क्यों आया देखिए, अगर मैं 5 की बात कर रहा हूं तो ये वाली स्तंभ छोड़ दो, ये वाली पंक्ति, क्या बचा मेरे पास, ये बच गया -1। इसमें चिन्ह चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास क्या आना चाहिए प्लस का आना चाहिए था। अब दूसरे वाला ये 3 F21 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। इसका देखते हैं अब सहखंड क्या होगा। इसके लिए सहखंड जब देखेंगे ये
स्तंभ गया, ये पंक्ति गई। आंसर आना चाहिए था 20, जबकि ये मेरे पास चिन्ह किसका है यहाँ पर, माइनस का, इस वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 20। तो ये मेरे पास दोनों आंसर हो गए, -1 और -20। ये सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैं डायरेक्ट इनका आंसर कर रहा हूँ। आप इसमें सही जो ऑप्शन आ रहा है उसको चिन्हित कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इसमें 2 डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं। पहला जो डिटर्मिनेंट है उसको डेल से दर्शाया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे डेल जो है वो किसकी वैल्यू है वो देखिए, यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 1 2 4। ये वैल्यू जो है वो है किसकी, इस डेल की। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है वो मैं यहाँ एक डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ। देखिए -2 -4 -6, और यहाँ लिखा है -8 -10 और -12, -2 -4 और -8, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। अब देखिए मेरे पास जो जो इसमें कॉमन आ रहा है, चाहे पंक्ति के अकॉर्डिंग हो चाहे स्तंभ के अकॉर्डिंग, कैसे भी मैं कॉमन ले सकता हूँ। मेरे पास देखिए इन तीनों में, क्या इन तीनों में मेरे पास माइनस कॉमन आता है, आता है। क्या इन तीनों में 2 भी कॉमन आता है, आता है। तो मैं क्या करता हूँ, R1 में से -2 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, इस R1 में से -2। अब R2 की बात करते हैं, इसकी, इसमें सब में माइनस है, इन सब में 2 का भाग जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी प्रकार से जो R2 है उस R2 में से भी मैं कॉमन ले लेता हूँ -2। R2 में से भी क्या कॉमन ले लेंगे, -2। और सेम यही पैटर्न के अनुसार जो मेरे पास R3 है, जो मेरे पास थर्ड रो है ये वाली, इनमें से भी माइनस का चिन्ह कॉमन आ रहा है और माइनस के 2 कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले मैंने एक बार -2 कॉमन लिया, रो फर्स्ट में से, सेकंड रो में से और थर्ड रो में से, तीनों में से मैंने 2 2 और 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ देखिए सारे के सारे माइनस तो मेरे बाहर आ गए, वैल्यू सारी की सारी प्लस की बचेगी। अब वैल्यू कितनी कितनी बचेगी वो हम लिखते हैं। ये सारे जितने अवयव है इन सबको 2 से डिवाइड करना है, तो 2/2 1, 4/2 2, 6/2 3। ये देखिए अब मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है वो वापस यही डिटर्मिनेंट आ रहा है, देखिएगा 8/2 4, 10/2 5, 12/2 6। ये देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। ये 2 की जगह जाएगा 1, 4/2 8/2, ये आ गया। यहाँ देखिए 2 × 2 × 2, ये तो होता 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब ये जो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट है ये वही डिटर्मिनेंट है जो मैं क्वेश्चन में दिया गया था, और इस डिटर्मिनेंट की जगह मैं केवल डेल लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया डेल, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -8 डेल। यही मेरा करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब तक हमने देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इन तीनों प्रश्नों में से आपको जो प्रश्न अच्छा लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सारणिक जो है इस दिए गए सारणिक या दिए गए डिटर्मिनेंट के बराबर है। दोस्तों जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं तीनों वाले, उनमें हमने ऑप्शन नहीं लिखे थे। इसमें ऑप्शन इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि इन चारों में से कोई एक जो है वो करेक्ट आंसर है और वो जो है इस इक्वल है। डिटरमिनेंट जो हमें दिया हुआ है वो इस डिटरमिनेंट के इक्वल, चारों में से किसी ना किसी एक के बराबर है। तो हम चारों को चेक करना पड़ेगा किसके बराबर है, सीधा हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। देखिए मैं पहले वाले से स्टार्ट करता हूं, जो पहला ऑप्शन में दिया गया है इसकी बात करते हैं। ये जो डिटरमिनेंट है वो यहां मैं लिख देता हूं एक बार के लिए, 2 5 4 3 2 एंड -1 1 0 2। अब इस डिटरमिनेंट की मैं तुलना करता हूं जो डिटरमिनेंट हमें क्वेश्चन में दिया गया है उससे। अब देखिए इसमें क्या क्या अंतर है, यहाँ रहा 2 5 4, जबकि ये इसमें से R1 है और ये इसके लिए R3 है। तो ये रहा 2 3 -2 और 1 3 -2 1 1 0 2 1 0 2, यानी इसमें चेंज कर दूं अगर मैं क्या वाला
अगर मैं R1 में संक्रिया लगाऊं इस प्रकार से कि R1 इंटरचेंज R3 को R1 की जगह और R1 को R3 की जगह, तब हमारा ये वाला हो जाएगा। देखिए ये आ जाएगा ऊपर 1 0 2 और ये हो जाएगा 3 -2 और -1, यहाँ लिखा हुआ है 2 5 और 4। देखिए दोस्तों हमने एक सीखा है, जब भी हम किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास माइनस का चिन्ह आता है। तो यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का। क्या ये वाला ऑप्शन ये करेक्ट है? यहाँ डिटर्मिनेंट सेम है परंतु ये माइनस की वैल्यू आनी चाहिए थी, इसमें प्लस की वैल्यू आ रही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब हम सेकंड वाले ऑप्शन को ट्राई करते हैं कि सेकंड वाला ऑप्शन क्या कहता है। सेकंड वाला ऑप्शन में हमें जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है वो मैं एक बार के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा 1 3 2 और आगे लिखा गया है 2 -1 एंड 4, यहाँ लिखा है 0 -2 और 5। अब मैं इसकी तुलना करता हूँ, जो मैं दिया गया था डिटर्मिनेंट यहाँ आ रहा है मेरे पास में, देखिए 1 3 2, तो इसमें 1 3 2 कहाँ गया? ये रहा इसमें 1 3 2। ठीक है, उसके बाद में 2 -1 एंड 4, ये रहा 2 -1 एंड 4। ये इसकी पहली पंक्ति जो है इसका स्तंभ बन गई। तो मैं काम करता हूं, इसकी जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल देता हूं और स्तंभ को पंक्ति में बदल देता हूं। यहां लिख देता हूं कि जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को हम किस में बदल देंगे? पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर। हमने ये भी चीज सीखा था, जो कोई डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसका जो ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू के बराबर होती है। यानी जब इसमें पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल रहा हूं तो मेरे पास माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट की। तो मेरे पास यहाँ क्या आ रहा है वो देखिएगा, 1 3 2, ये 1 3 2 2 -1 एंड 4, 2 -1 ये 4, नेक्स्ट लिखा है 0 -2 और ये 5, ये मैंने लिख दिया। क्या ये वाला डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के सेम है? चेक करता हूं। देखिए 1 3 2 यहां तक ठीक है। अब देखिए मेरे पास लिखा 2 -1 एंड 4, जबकि इसमें आगे लिखा है 2 -1 एंड 4, ये आगे वाला पहले है। इसमें मुझे संक्रिया लगानी पड़ेगी। संक्रिया इस प्रकार से कि C2 इंटरचेंज C3, यानी इन दोनों को आपस में जगह चेंज करवानी पड़ेगी, तब मेरे पास इस प्रकार के एक डिटर्मिनेंट आएगा। पहले तो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, क्योंकि जैसे मैं इंटरचेंज करता हूँ मेरे पास माइनस की वैल्यू आती है। 1 3 एंड 2 ये पहले आ जाएंगे, देखिए 0 -2 और ये 5, यहाँ आ जाएगा 2 -1 एंड 4। क्या ये वाला डिटर्मिनेंट और हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था डिटर्मिनेंट सेम है? ये देखिए 1 0 2 ये आ रहा है। क्या देखिए मेरे पास ये चिन्ह किसका आता है? मेरे पास में माइनस का, जबकि वो तो प्लस का आना चाहिए था। अगर ये माइनस का होता तो ये भी इसके बराबर हो जाता, इसलिए ये भी इसके बराबर नहीं। दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। अब तीसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। तीसरा ऑप्शन हमें क्या कहता है? तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है कि माइनस का चिन्ह लिखा है पहले, तो यहां लिखा गया है 2 -1 और 4, उसके आगे लिखा है 0 -2 5, नेक्स्ट 1 3 एंड 2, ये वाला डिटर्मिनेंट दिया गया है। यहां देखिए, अब यहां पर मेरे पास देखिए ये आना चाहिए था 1 3 2, ये मेरे पास ये देखिए एक पंक्ति है। मेरे पास में होना क्या चाहिए था? ये होना चाहिए था स्तंभ। ये भी मेरे पास पंक्ति है, ये भी स्तंभ होना चाहिए था, ये भी स्तंभ होना चाहिए। तो मैं पंक्ति को स्तंभ में बदल देता हूं। यहाँ लिख देंगे पंक्ति को स्तंभ तथा स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पर ये 2 -1 एंड 4, यहाँ मेरे पास 0, या -2, या 5, ये 1 3 एंड 2। मैंने स्तंभ को पंक्ति तथा पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया। अब देखिएगा, अब मेरे पास में क्या क्या आता है? मेरे पास 2 1 एंड 4 जो है वो आना चाहिए था लास्ट में।
ठीक है, और लास्ट वाला जो है वो आना चाहिए फर्स्ट में। तो ट्राई करेंगे, देखिए मैं यहाँ इंटरचेंज कर देता हूँ C1 इंटरचेंज C3, जबकि जो C2 है उसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं था। ये आ जाएगा 1 3 2 1 3 2, ये तो सेम टू सेम है 0 -2 एंड 5, ये आ गया मेरे पास 2 -1 एंड 4। ये मैंने इंटरचेंज की संक्रिया लगाने की वजह से मेरे पास माइनस का चिन्ह बाहर आएगा, एक माइनस का चिन्ह मेरे पास पहले से है, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। क्या ये दोनों डिटरमिनेंट सेम है? ये दोनों डिटरमिनेंट सेम है। इस डिटरमिनेंट को लेकर के चला था मैं, ये क्वेश्चन वाला डिटरमिनेंट आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा पार्ट नंबर 3 जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों आपको एक काम दिया जा रहा है, ये जो 4th ऑप्शन है इसको भी आप ट्राई कीजिएगा कि इसकी सहायता से इसकी क्या वैल्यू निकल के आती है। ये दोस्तों मैं क्वेश्चन आपके लिए रखता हूँ ये वाला पॉइंट, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3rd आंसर। अब हम इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है? हाँ तो डियर फ्रेंड, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है वो सेम टू सेम उसी प्रकार का है जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 हल किया था। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम है। देखिए जो हमारा डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैं सीधी वैल्यू ज्ञात करता हूँ। ये 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, इनकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए इनको इस प्रकार से गुणा किया जाता है। तो यहाँ लिखा cos 50, तो लिख देता हूँ cos 50 डिग्री इंटू cos 10, ये लिख दिया मैंने cos 10 डिग्री। यहाँ माइनस का साइन आता है और यहाँ देखिए ये आएगा दोनों का इंटू, यहाँ दोनों के जगह आ जाएगा कि sin 50 इंटू sin 10 डिग्री। ये इस प्रकार से मेरे पास एक क्वेश्चन आया। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए कौन सा सूत्र लगता है। यहाँ मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि एक होती है आइडेंटिटी मेरे पास कि cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, cos A cos B माइनस sin A इंटू sin B। इसकी आइडेंटिटी जो होती है फ्रेंड वह ये होती है कि cos A प्लस B। cos की जो आइडेंटिटी होती है उसमें अगर यहाँ माइनस का हो तो यहाँ प्लस होता है और यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस होता है। A की और B की वैल्यू है मेरे पास में, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ cos A यानी 50 प्लस B यानी 10 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो मेरे पास इस प्रकार से आएगा कि cos 60 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू जो टेबल बनाई हुई है हमने, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग इस cos 60 की वैल्यू होती है sin 30 के इक्वल, sin 30 की वैल्यू 1/2। ये इस दिए गए क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है दोस्तों। एकदम इजी है, 2-3 लाइनों का क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक डिटरमिनेंट दी हुई है, इस दिए गए डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या कुछ वैल्यू निकल के आती है अभी वो देखिए दोस्तों। हम शुरुआत करते हैं कि डिटरमिनेंट से। ये मेरा एक डिटरमिनेंट है, दिया गया डिटरमिनेंट में सबसे पहले लिख देता हूँ। इस प्रकार से एक डिटरमिनेंट दिया गया है, यहाँ लिखा है 1 1 एंड 1, यहाँ लिखा है BC, यहाँ CA AB ABC, यहाँ लिखा है B प्लस C, और आगे लिखा गया है कि C प्लस A, और यहाँ लिखा गया है A प्लस B। ये आ गया, ये मेरे पास दिया गया डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए हैं जिनमें ये 1 1 1 आ रहा है, चाहे रो के रूप में आए चाहे कॉलम के रूप में। हम क्या करते थे, इन तीनों में से किसी दो को जीरो बनाना है, कोई भी दो चाहे उन दो को जीरो बनाएंगे। तो मैं यहाँ संक्रिया लगा देता हूँ। कौन कौन सी संक्रिया वो देखिएगा। यहाँ पर मैं पहली संक्रिया ये लगा देता हूँ कि मेरे पास में जो R1 है, ये वाला R1, इस R1 में से मैं घटाऊंगा। क्या घटाएंगे वो देखिएगा। R1 में से मुझे घटाना है R2 को, यानी इस पूरी पंक्ति में से ये दूसरी पंक्ति घटानी है। और दूसरी संक्रिया में साथ ही साथ ये लगा देता हूं कि R2 में से मुझे घटाना पड़ेगा R3 को। R2 में से किसको घटा रहा हूं मैं, R3 को। पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटानी है और दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति घटानी है। इस प्रकार से मेरे पास जो 3 जीरो है, 3 बार 1 1 1 लिखा हुआ है, उनमें से 2 जीरो हो जाएंगे और बाद में जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग उसका विस्तार या उसका प्रसार कर देंगे। अब देखिए मेरे पास क्या कुछ वैल्यू निकल के आएगी। शुरुआत करते हैं।
R1 में चेंज किया जा रहा है, ये R2 को घटाना 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, ठीक है। BC माइनस CA, BC माइनस CA ये हो गया, ठीक है। अब यहां मेरे पास ये घटाना, देखिए ये घटाना A इंटू बी प्लस सी, इसमें से ये वाला घटाना है, तो पहले मैं इनको इंटू करता हूं, A इंटू बी ए बी, A इंटू सी ए सी प्लस का ए सी। अब इनको भी इंटू करते हैं, B इंटू सी ये आ गया मेरे पास बी सी, B इंटू ए ये आ गया मेरे पास ए बी। ये देखिए ये दोनों ही प्लस के हैं, मुझे तो घटाना है, जब घटाया जाएगा तो ये दोनों ही किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। इस प्रकार से ये मेरी R1 जो पहली पंक्ति है वो तैयार हो गई। अब R2 की बात करते हैं, R2 में से घटाएंगे 1 माइनस 1, CA माइनस AB, CA माइनस AB, और यहाँ पर भी इंटू करेंगे C इंटू B या B इंटू C बराबर BC, और B इंटू A यानी AB। अब इनको भी अंदर गुणा करेंगे, दोनों प्लस के हैं तो यहाँ दोनों माइनस के आएंगे, तो माइनस A इंटू C यानी AC, C इंटू B यानी BC ये हो गया। अब तीसरी पंक्ति की बात करते हैं, ये सेम टू सेम जैसी प्रश्न में दी गई थी उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में आ जाएगी। तो यहाँ लिखा है C इंटू A यानी AC प्लस BC, ये हमारे पास में दोस्तों एक डिटर्मिनेंट तैयार होके आ गया। अब इसको मैं सही लिखता हूं, देखिए क्या कुछ वैल्यू आती है इसकी वो देखते हैं। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और ये 1 का 1, ये मेरे पास लिखा हुआ है देखिए BC माइनस CA, ठीक है। यहाँ लिखा गया मेरे पास में CA माइनस AB ये लिख दिया, और इसके नीचे जो लिखा हुआ है मेरे पास AB का AB, ये मेरे पास C1 हो गया, ये मेरे पास C2 हो गया। अब देखिए हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा वो देखिए। ये मेरे पास AB जो है वो AB मेरे पास माइनस का है, ये जो AB है मेरे पास वो AB मेरे पास प्लस का है, ये ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या बन गया देखिए AC, क्या बच गया AC माइनस ये BC, यहाँ तक हो गया। यहाँ क्या क्या बचता है, क्या कैंसिल होता है, BC से तो BC कट गया, यहाँ मेरे पास बच गया कि AB माइनस AC, ठीक है। यहाँ बच गया AC प्लस BC, ये इस प्रकार से मेरे पास में एक डिटर्मिनेंट आ गया। अब जो डिटर्मिनेंट मेरे पास में निकल के आया है, इस डिटर्मिनेंट में एक संक्रिया लग रही, कौन सी संक्रिया लग रही है वो देखिए। अब यहाँ से इसका प्रसार कर सकते हो तो अभी इसकी वैल्यू वही आएगी, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्योंकि वैल्यू कम हो जाएगी। कौन सी, मैं क्या करता हूँ, यहाँ BC मेरे पास प्लस का है, यहाँ माइनस का है, ये AC जो माइनस का, ये AC प्लस का, यानी मैं इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो मेरे पास 0 हो जाएगा, अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो भी मेरे पास 0 हो जाएगा। किस प्रकार से संक्रिया लगाता हूं देखिएगा, मैं संक्रिया लगाता हूं C2 में, और C2 में जो संक्रिया लगेगी वो इस प्रकार से कि C2 में मुझे क्या जोड़ना है C3, और बाकी का जो मैटर है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए यहाँ जो आएगा मेरे पास 0 0 और 1, ये मेरे पास इस प्रकार की डिटर्मिनेंट बन के आएगी। यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ आएगा 0 0 1, BC माइनस CA ये तो है, इसमें से मुझे घटाना है, क्या घटाएंगे, अब की बार देखिए घटाएंगे तब तो इनके वापस चेंज हो जाएंगे, जबकि मैं क्या करता हूँ जोड़ता हूँ, जब जोड़ेंगे तो AC से AC कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, मेरे पास में आएगा 0। यहाँ पर भी AC से AC कट गया, AB से AB कट गया, यहाँ पर भी मेरे पास आ गया 0। यहाँ पे देखिए अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर AB BC और AC, तो यहाँ मैं तीनों लिख देता हूँ, कौन कौन से, AB प्लस BC प्लस AC, ये मेरे पास आ गया C1 और ये C2। यहाँ पर AC माइनस BC, AC माइनस BC, AB माइनस AC, AB माइनस AC, और यहाँ बचा हुआ AB प्लस BC, AB प्लस BC। अब देखिए या तो आप इसमें C1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर दो या C2 के अकॉर्डिंग, R1 के अकॉर्डिंग, R2 के अनुसार, यानी हमारे पास जो भी ऑप्शन बनता है जिनमें 2 0 दिख रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग आप प्रसार कर दीजिए। मैं C1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर देता हूं। देखिए C1 से प्रसार करने पर, C1 से क्या करते हैं प्रसार, तो ये तो 0, ये भी मेरे पास 0 प्लस ये वाला 1,
ठीक है, इस 1 के लिए देखिए उप सारणी क्या लघु सारणी क्या होगा, ये वाले दोनों काउंट हो गए नहीं, ये वाला ये होगा इसका उप सारणिक। तो यहाँ देखिए 0 0 AC माइनस BC और AB माइनस AC। जब इन दोनों को गुणा किया जाएगा तो भी 0, इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी 0, 0 माइनस 0 यानी 0, 0 इंटू 1 0, यानी इस पूरे का ऑल ओवर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आंसर आ गया इसका 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेम ऐसा ही प्रश्न दोस्तों हमने जो एक्सरसाइज 4.2 की थी उसमें देखा था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि जो ओमेगा है वह इकाई का घनमूल है तो दिए गए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू निकालेंगे। अभी देखिएगा बहुत ही शानदार प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये देखिएगा अभी हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमें जो भी दिया हुआ है एकदम अच्छे से शुरुआत करेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं लिखता हूं, सबसे पहले मुझे क्या दिया गया था, ओमेगा जो इकाई का घनमूल का मतलब इस प्रकार से, ये इकाई यानी 1 और ये इसका घनमूल बराबर हमें दिया हुआ है ओमेगा। तो देखिए तो मैं दोनों साइड क्यूब कर देता हूं, दोनों पक्षों में घन करने पर यहाँ तो आएगा 1, ये क्यूब रूट हट जाएगा और बराबर आ जाएगा मेरे पास में ओमेगा की पावर 3, यानी ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1। तो जहां पर ओमेगा क्यूब दिखाई देगा उसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1। तो अब देखिए इसमें मैं चेंज करता हूं, चेंज किस प्रकार से करेंगे वो साथ साथ देखते जाइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। मैं डिटर्मिनेंट लिखता हूं, मेरे पास जो डिटर्मिनेंट है उसकी बात है, ये लिखा है 1, ये मेरे पास 1, यहाँ लिखा है ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर जो 4 है उसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूं कि ओमेगा इंटू ओमेगा का क्यूब, ये पावर 3 + 1, पावर वापस से 4 हो रही है, ठीक है। नीचे लिखा है ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 8 को मैं किस प्रकार से लिखूंगा, ओमेगा की पावर 2, ये 3 और ये 3 + 3 6 + 2 यानी 8 हो रही है वापस। यानी मैं कैसे ही करके इस प्रकार से मुझे बनाना है, या तो देखिए आप उसको बना लो ओमेगा की पावर 3 में, या उसको बना लो ओमेगा की पावर 6 में, या उसको बना लो ओमेगा की पावर 9 में, या उसको यानी जो भी आ रहा है वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का, जो 3 आ रहा है उसका मल्टीपल यानी उसका गुणांक होना चाहिए। आप इसको ऐसा भी बना सकते हो कि ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी ये सारी जो वैल्यू है इन सब की वैल्यू होती है 1 1 1, सारे की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ इसकी जगह आप ओमेगा की पावर 6 रख सकते हो, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मैं यहाँ इसके हिसाब से कर रहा हूँ। ओमेगा की पावर 4 है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, और ओमेगा जो पावर 8 है उसकी जगह आपको मैंने बता दिया है दोनों ऑप्शन, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। ओमेगा की पावर 3 2 और 3 ये आ गया, यहाँ लिखा है 1 और यहाँ लिखा गया है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब, ये ओमेगा की पावर 8 हो गई, यहाँ लिखा है 1 और यहाँ ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। ये सारे के सारे दोस्तों जो मैंने ओमेगा की पावर थी उनको अलग अलग प्रकार से तोड़ दिया। अब देखिए जहां मेरे पास में ओमेगा क्यूब है उसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूं 1। तो देखिए मेरे पास क्या कुछ वैल्यू निकल के आएगी, देखिएगा यहाँ आएगा मेरे पास 1 है तो 1 ही रहेगा। ओमेगा को मैं ओमेगा क्यूब से इंटू करूंगा तो मेरे पास 1 बचेगा, केवल ओमेगा बचेगा क्योंकि मेरे पास यहाँ ओमेगा ही है। तो ये ओमेगा ओमेगा क्यूब ये तो 1 हो गया, यहाँ बच गया केवल और केवल ओमेगा स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखिए ये ओमेगा क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल और केवल ओमेगा, तो मैं लिख देता हूँ ओमेगा, यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओनली 1। यहाँ देखिए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा क्यूब जो है वो सेम हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है 1 और यहाँ जो है ओमेगा केवल बचेगा क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ये मेरे पास आ गया दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए किसी भी प्रकार से किसी ना किसी वैल्यू को 0 करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं इन सब में से किसी भी एक में से, ये जो है इसमें से ओमेगा में से क्या घटाऊं ताकि ये 0 हो जाएगा, इस 1 को ओमेगा से इंटू करूं और घटाऊं तो यहाँ 0 हो जाएगा। ओमेगा को ओमेगा से गुणा करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा स्क्वायर घटेगा तो भी 0, और ओमेगा स्क्वायर को जब मैं 1 से इंटू करूंगा तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। यानी ये तीनों 0 हो रहे हैं। देखिए किस प्रकार से जो मेरे पास C2 है उसमें मैं संक्रिया लगाता हूँ इस प्रकार से
कि C2 में से मुझे घटाना है और C1 वो भी किस प्रकार से, ओमेगा से गुणा करने के बाद में। तो यहाँ देखिए क्या कुछ वैल्यू आ रही है, ये तो वैल्यू जो है वो वैल्यू है मेरे पास किसकी, C1 की, और ये वैल्यू जो है मेरे पास में C2 की वैल्यू है। अब इसमें से मुझे घटाना है, इसमें से क्या घटाना है, ओमेगा C1, ओमेगा को इस 1 से इंटू करो ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से गुणा करो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से गुणा करो ओमेगा क्यूब, और यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा का ओमेगा। ठीक है, अब देखिएगा इनको मैं वापस से लिखता हूँ, क्या कुछ बचेगा, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा 0, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 माइनस ओमेगा क्यूब, और जो ओमेगा क्यूब है उसकी वैल्यू हमने पहले से ही लिख रखी है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस 1 ये भी क्या हो गया 0। यहाँ मेरे पास बचा हुआ है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 और ओमेगा का ओमेगा। दोस्तों हमने जो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स वाला वीडियो देखा था उसमें स्पष्ट तौर पे देखा था, यदि किसी सारणिक की किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए तो उस पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0, क्या जाएगी 0। दोस्तों अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स वाला वीडियो अब तक नहीं देखा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए और वहां आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि यदि 4 1 2 1 ये जो डिटर्मिनेंट है इसका जो होल स्क्वायर है वो 3 2 1 x माइनस एक्स 3 माइनस 2 और 1 इनके बराबर हो तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों जो 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो हमें पता है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, देखिएगा यहाँ ऐसा आएगा 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 1 क्या होता है 2, ये माइनस 2 हो गया। इस पूरे का क्या करना है मुझे, होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स क्या होता है 3x माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस x इंटू 1 क्या हो गया x, और इसी के साथ में ये माइनस का चिन्ह 3 इंटू माइनस 2 तो माइनस 6 आएगा, तो यहाँ मैंने लिखा माइनस के 6, और ये इस प्रकार से मेरे पास में लाइन आ गई। अब क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे, इन सभी कोष्टक को मैं खोल देता हूं। जब कोष्टक को खोल देंगे या ओपन कर देंगे किस प्रकार से वैल्यू निकल के आती है वो देखिएगा, 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 ये आ गया बराबर 3x माइनस 2, ये मैंने लिख दिया 3x माइनस 2, ये माइनस का चिन्ह, ये x प्लस का है बाहर आने पर माइनस का हो जाएगा, ये 6 जो है माइनस माइनस प्लस का अंदर है बाहर आने पर किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। 3x में से ये x घटाओ यानी 3 में से 1 कम हो जाएगा 2 हो जाएगा 2x, माइनस 6 माइनस 2 तो माइनस के 8 हो गए, ये माइनस का 8, बराबर में कितना दिया गया वो भी देख लीजिएगा, बराबर में हमारे पास लिखा हुआ है 4। अब मैं क्या करता हूं, ये जो माइनस की वैल्यू है 8, इस माइनस के 8 को मैं इधर लेके आ जाता हूं, ये मेरे पास प्लस का 8 हो जाएगा, यहां बचेगा मेरे पास ओनली 2x, और राइट हैंड साइड में देखिए ये जो 4 है इसमें 8 हो जाएगा, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 है। अब देखिए इधर मेरे पास लिखा है 2x, तो x मैं यहाँ रखता हूं, जो 2 इंटू में है वो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसका इसमें भाग दे देते हैं, तो x की यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई मेरे दोस्तों, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। मुझे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू निकल के कितनी आ गई x बराबर 6। ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार का लगता है फ्रेंड, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर इसका आंसर दीजिए। तब अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिएगा कैसे। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 तथा क्वेश्चन नंबर 10। पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में किस प्रकार का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार का दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a11 a12 a13 से लेकर के a33 तक। इसमें क्या क्या है, a11 या a12 a13 इन सभी के सेकंड दिए हुए हैं, ये वाले जो इसका सेकंड है ये रहा, इसका सेकंड ये है, इसका सेकंड ये है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। यानी हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन चारों में से एक स्टेटमेंट सही है, बाकी के 3 जो है वो गलत है।
सेम ऐसा ही पोर्शन दोस्तों हमने जो एक्सरसाइज 4.2 की थी उसमें सेम ऐसा एक क्वेश्चन आया था, जो लास्ट में हमने जाकर के ये वाला स्टेप काम में लिया था। अब देखिएगा यहाँ लिखा है A12 F12 A22 F22, यानी ये जो मैटर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में ये तो सब में सेम है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब के जो सेखंड है अगर उनको उनसे गुणा किया जाए तो 0 बराबर कभी भी नहीं आता है। उन सब की जो वैल्यू आती है वह वैल्यू आती है किसके बराबर, इस डेल के बराबर। हमने एक क्वेश्चन में काम में लिया था, इसकी वैल्यू आती है केवल डेल के बराबर। ये देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास, कैसे कैसे करेक्ट हो गए देखिएगा। ये वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है तो ये 0 कैंसिल हो गया। ये डेल के बराबर होता है इसलिए यहाँ लिखा है नॉट इक्वल 0, डेल के बराबर नहीं है तो इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ लिखा है माइनस डेल नहीं होता, ये कौन सा होता है, प्लस के डेल के बराबर। तो देखिएगा दोस्तों क्या होता है, जो एलिमेंट दिया हुआ है उन सभी एलिमेंट का उनके सेकंड के गुणा कर दिया और उन सब का जो योगफल आ रहा है वह हमेशा किसके बराबर आता है, उसे डिटरमिनेंट यानी उसे डेल के बराबर आता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, ऑप्शन नंबर वाला छोटा सा क्वेश्चन है। अब हम जो आज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स वाई 2 और 2 दिया हुआ है। इस दिए गए डिटरमिनेंट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा दोस्तों किस प्रकार से इसकी वैल्यू निकल के आती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की, देखिएगा क्या कुछ आता है इसका आंसर। सबसे पहले मैं लिखता हूं दी गई डिटरमिनेंट। दिया गया डिटरमिनेंट मेरे पास इस प्रकार से है कि x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, ये लिख दिया। यहाँ लिख रहा हूं z, यहाँ x और यहाँ y। नीचे लिखा है 2 और 2। ये R3 में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। मैं जैसे ही 2 कॉमन ले लेता हूं यहाँ बचेगा 1 एंड 1। ये मेरे पास एक इस प्रकार की एक डिटरमिनेंट आ गई फ्रेंड। अब मेरे पास जो डिटरमिनेंट आई है, अब इस डिटरमिनेंट में एक काम और कर लेते हैं। यहाँ मैं कर लेता हूँ, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ वाई जेड है, यहाँ जेड एक्स है। इन दोनों को जोड़ दूं तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ूं तो भी एक्स वाई जेड हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ूं तो भी एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो मैं यहाँ संक्रिया लगा देता हूँ। संक्रिया लगा रहा हूँ मैं R1 में। संक्रिया R1 में इस प्रकार से लगाएंगे कि R1 में R2 को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद मैं यहाँ ऊपर की साइड लिख देता हूँ। देखिएगा ये मेरे पास 2 पहले से ऑलरेडी है जो बाहर की ओर लिखा हुआ है। यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी होगा x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर भी आएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड। 3 बार तो x y z हो गए। अब नीचे जो मेरे पास R2 और R3 है उनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। ये z, ये x और यहाँ y, यहाँ 1, यहाँ पर भी 1। अब देखिए जो मेरे पास R1 लिखी गई है, इस R1 में एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है तो मेरे पास ये बचेगा 2 तो पहले से ऑलरेडी है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया। अब मेरे पास डिटरमिनेंट बचेगा 1 1 1, यहाँ बच गया z, ये x और यहाँ पर y, यहाँ 1 1 एंड 1। और दोस्तों हमने क्या सीखा था डियर स्टूडेंट, ये सीखा था किसी भी डिटरमिनेंट में यदि कोई भी 2 पंक्ति या कोई भी 2 स्तंभ 0 हो या कोई भी 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ समान हो जाए, ये देखिए ये वाला जो है इसके समान है। यहाँ मैं कह सकता हूँ R1 जो बराबर है किसके बराबर है, R3 के। कोई भी 2 पंक्तियां यदि बराबर हो तो इस पूरे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आती है वह वैल्यू होती है 0। अब 0 को मैं इस वाली वैल्यू से गुणा करूंगा तो मेरे पास में आंसर आएगा 0। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए हैं। इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको किस प्रकार के लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। इन सभी प्रश्नों में से आपको कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा लगा उसका भी आंसर जरूर दीजिएगा। दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 या उससे आगे वाले प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें।